लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने 10 नवंबर को लाल किले पर हुए ब्लास्ट को एक आतंकवादी घटना माना है। भारत सरकार ने कहा है कि इस आतंकवादी घटना के पीछे देश विरोधी ताकतें हैं और इसके साथ ही सरकार ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को दोहराया है। सरकार ने यह भी कहा है कि चाहे वो आतंकवादी हों, आतंकवादियों के सहयोगी हों या फिर आतंकवादियों के स्पॉन्सर्स हों, इस आतंकवादी हमले के पीछे जिन भी लोगों का हाथ होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कहा है कि इस आतंकी हमले की जांच की निगरानी सर्वोच्च स्तर पर लगातार भारत सरकार कर रही है और ये सभी फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए अब से थोड़ी देर पहले। और इस बैठक में लाल किले के बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैबिनेट बैठक की जो आज शाम को हुई है, जो उस कैबिनेट बैठक की तस्वीरें हैं जिसमें यह रेजोल्यूशन पास किया गया है। और एक बहुत बड़ी बात है, आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि अगर भारत में कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी उसे भारत के खिलाफ एक युद्ध माना जाएगा। और भारत सरकार ने इस आतंकवादी घटना को अपने संज्ञान में लिया है। इसे महज एक घटना नहीं माना है, इसे आतंकवादी घटना माना है और यह भी कहा है कि इसके पीछे देश विरोधी ताकतें हैं। मेरे हाथ में वो रेजोल्यूशन की कॉपी है जो प्रस्ताव पारित किया गया है आज भारत सरकार द्वारा, और मैं ये जानता हूं कि आज पाकिस्तान भी सांस रोककर यह देख रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही है और देखते हैं कि उसमें क्या प्रस्ताव पारित होता है। और बड़ी बात इसमें यह है कि इस घटना को भारत सरकार ने एक आतंकवादी घटना माना है और अगर देश में कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। यह खुद सरकार ने फैसला किया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और इसमें लिखा है कि 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किले के पास कार विस्फोट के माध्यम से देश विरोधी ताकतों द्वारा जघन्य आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया और मंत्रिमंडल कठोर शब्दों में इस घटना की निंदा करता है, यह इसमें लिखा हुआ है। और साथ ही मंत्रिमंडल ने इस घटना की जांच अत्यंत तत्परता और पेशेवर ढंग से करने के निर्देश दिए हैं ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान करके उन्हें शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जा सके। और सरकार सर्वोच्च स्तर पर इसकी निगरानी जरूर करेगी। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है सरकार की, उसे दोहराया है। जो कैबिनेट ने आज कहा है कि हम आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसे हम दोहराते हैं और उसे हर कीमत पर हम लागू करेंगे। तो इस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भारत सरकार लागू करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें रेजोल्यूशन में भारत सरकार ने पाकिस्तान का नाम अभी नहीं लिया है। सो पाकिस्तान अभी कुछ दिनों के लिए राहत की सांस ले सकता है क्योंकि अभी इसका नाम इस प्रस्ताव में नहीं है। पाकिस्तान का नाम हमने नहीं लिया है, हमने कहा है देश विरोधी ताकतें, और हमने यह भी कहा है कि यह आतंकवाद की घटना थी, इसके पीछे आतंकवादी हैं। अब उन आतंकवादियों के तार कहां जुड़े हुए हैं, इन आतंकवादियों के प्रायोजक कौन हैं, इन आतंकवादियों के हैंडलर्स कौन हैं, इनका रिमोट कंट्रोल कहां पर है, यह पूरी प्लानिंग हमारे देश में हुई या किसी दूसरे देश में हुई, यह जांच का विषय है। और इसीलिए अभी इन सारी बातों को खाली छोड़ा गया है। इनके बारे में कोई टिप्पणी आज के प्रस्ताव में नहीं की गई है और इसका मतलब यह है कि भारत सरकार
जांच पूरी होने का इंतजार करेगी और जांच में ये सारी बातें पता चलेंगी कि ये जो आतंकवादियों का नेटवर्क हमारे देश में काम कर रहा था, ये इसके पीछे कौन है, इसके हैंडलर्स कौन है, पैसा कहां से आ रहा था, हथियार कहां से आ रहा था और सारी प्लानिंग कहां से हो रही थी। और जिस दिन इसके बारे में पता चला और जब इसके तार पता चलेंगे तो उस दिन देश का नाम भी सामने आ जाएगा। तो इसलिए आज एक कड़ी पूरी हुई है, वो ये है कि हमने माना है कि आतंकवादी घटना है, लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, देश विरोधी ताकतों का नाम इसमें लिखा है और थोड़े दिन के बाद पता चलेगा कि इसके तार कहां थे। आज प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे से वापस लौटने के तुरंत बाद दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने लाल किला बम धमाके में घायल लोगों से सीधे अस्पताल में जाकर मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा। और प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि धमाके की साजिश करने वालों को सजा मिलेगी। Those behind the conspiracy will be brought to justice। एक लाइन में उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। इससे पहले कल भूटान की राजधानी थिम्पू में भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे बयान का मतलब यही है कि आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। भारत सरकार किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है और आतंकवाद के खिलाफ जब हमने सोच ही लिया है कि हमें ये लड़ाई लड़नी है, युद्ध हमें लड़ना है, तो फिर हमें इसे निर्णायक स्तर पर ले जाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इसलिए मामले की गंभीरता को समझिए। पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी के 2 बयान आ चुके हैं, दोनों बयान सख्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद आज अस्पताल में गए हैं घायलों से मिलने के लिए, गंभीरता को समझिए आप। और फिर भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास होता है जिसमें बताया जाता है कि ये एक आतंकवादी घटना है, इसके पीछे मतलब आतंकवादी हैं और अब जांच में यह पता चलाया जाएगा कि इन आतंकवादियों के पीछे कौन है, क्या पाकिस्तान है, क्या कोई दूसरी ताकत है। अब आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब जब जांच शुरू हुई है तो पता चल रहा है कि दिल्ली में लाल किले के पास धमाका करने वाले आतंकवादियों की मूल योजना, असली जो प्लानिंग थी, वो दिवाली पर बड़ा हमला करने की थी। तो सोचिए, जो दिवाली अभी थोड़े दिन पहले गई है, जिसे आपने धूमधाम से मनाया, उस दिवाली पर बड़ा आतंकवादी हमला करने की योजना थी। लेकिन उस समय सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती की वजह से, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने कोई चूक नहीं होने दी। उसकी वजह से ये आतंकवादी दिवाली पर कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाए और तब इन्होंने अपना अगला लक्ष्य रखा 26 जनवरी 2026, यानी अगले साल का भारत का गणतंत्र दिवस। उस दिन ये कोई बड़ा हमला करने की योजना बना रहे थे। आतंकवाद के इस डॉक्टर मॉड्यूल में अब तक 6 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनमें से एक डॉक्टर ने पूछताछ में इस हमले के बारे में, इस योजना के बारे में बता दिया है। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील और अलग अलग जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनमें कुछ मीडिया की रिपोर्ट्स भी हैं, उनके मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने इस साल जनवरी के पहले हफ्ते में कई बार लाल किले के आसपास का दौरा किया था, वहां जाकर रेकी की थी। तो सोचिए, इसी साल जनवरी के महीने में यह व्यक्ति लाल किले के आसपास घूम रहा था और यह जानकारी डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल डेटा और लाल किले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के बाद साबित हो चुकी है कि यह जो व्यक्ति है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, यह लाल किले के आसपास घूम रहा था, रेकी कर रहा था और देख रहा था कि वहां कैसे हमला हो सकता है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ एक और डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, उसने भी लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था और वहां आने वाली भीड़ के पैटर्न को स्टडी किया था। अब ये डॉक्टर तो अभी बचा नहीं है, ये वही डॉक्टर है जो इस कार में मौजूद था और ये बात खुद इस हमले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताई है। यानी इस साल 26 जनवरी को ही इन आतंकवादियों ने लाल किले की सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी ली थी।
लाल किले पर बहुत ज्यादा सुरक्षा इंतजाम होते हैं, जिसे देखने के लिए ये दोनों आतंकवादी वहां पर गए थे और हो सकता है कि आतंकवादियों ने उस सुरक्षा इंतजाम को देखने के बाद उसके हिसाब से ही अपनी अगली तैयारी की हो। 26 जनवरी को लाल किले पर कोई कार्यक्रम तो नहीं होता, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर लाल किले तक जाती है। अब पुलिस डॉक्टर मुजम्मिल के कॉल रिकॉर्ड्स, उसके मैसेजेस, ईमेल्स और उसके दूसरे डिजिटल फुटप्रिंट्स की जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि इस मामले के लिए विस्फोटक कहां से आए और इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था। इन डॉक्टर्स ने दिवाली पर भी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला करने की प्लानिंग की थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण तब ये ऐसा कर नहीं पाए और इसलिए इन्होंने अपने फैसले को टाल दिया, या कह लीजिए कि इन्हें इस फैसले को टालना पड़ा। आज दिल्ली में एक लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार की भी तलाश की जा रही थी और इस लाल रंग की कार का मालिक है डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, और ये वही डॉक्टर है जिसे धमाके से पहले आखिरी बार लाल किले के सामने सफेद रंग की I-20 कार में देखा गया था। इसी डॉक्टर की ये कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों के पास 2 गाड़ियां थी। पहली कार में 10 नवंबर को लाल किले के पास धमाका हो चुका है और कुछ घंटों पहले यह लाल रंग की इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद के खंदावली गांव में मिली है और यह कार दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इसका नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर है। फरीदाबाद में इस कार के मिलने का एक मतलब यह भी है कि इस इलाके में अभी और आतंकवादी या आतंकवादियों के सहयोगी छिपे हो सकते हैं। कल हमने आपको बताया था कि डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी कैसे 11 घंटे तक इस सफेद I-20 कार में पूरी दिल्ली में घूमता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाके किस ठिकाने पर जाकर वो छुपे, और उसकी कार में विस्फोटक भी था। लगातार वो घूमता रहा एक जगह से दूसरी जगह पूरे दिल्ली में, और फिर आखिर में 6:52 पर उसकी चलती कार में लाल किले के पास यह धमाका हो गया और इसी में यह डॉक्टर मारा गया होगा। अभी तक सारे अंदाजे यही कह रहे हैं कि यह डॉक्टर इस धमाके में मारा गया है। आज इस पर एक नया अपडेट आया है और वो ये कि धमाके से ठीक पहले यही डॉक्टर यानी डॉक्टर उमर दिल्ली के कमला मार्केट के फैज इलाही मस्जिद में 3 घंटे तक रहा और वहां पर उसने नमाज भी अदा की। यानी मरने से पहले, इस धमाके से पहले यह मस्जिद गया था और इन 3 घंटों में क्या क्या हुआ, डॉक्टर उमर किस किस से मिला, अब इसकी जांच हो रही है। और इस मस्जिद से बाहर निकलने के बाद शाम 6:52 पर लाल किले के ही सामने डॉक्टर उमर की कार में यह धमाका हुआ था। जैश-ए मोहम्मद के इस स्लीपर सेल की सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली आतंकवादी है डॉक्टर शाहीन सईद। ये जो महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं, यही है डॉक्टर शाहीन सईद। इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और यह फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में काम करती है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन अपने साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी और देश भर में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रही थी। डॉक्टर शाहीन ने यह भी बताया है कि जब भी उसकी मुलाकात
डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी से होती थी तो उमर कहता था कि पूरे देश में कई आतंकवादी हमले करने हैं। डॉक्टर शाहीन जैश ए मोहम्मद के एक नए आतंकवादी संगठन जमातुल मोमिनात के लिए आतंकवादियों की भर्ती करती थी। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर भी को बताया जाता है कि वो इस संगठन के प्रमुख है और डॉक्टर शाहीन सीधे सादिया अजहर के संपर्क में थी, यानी जैश ए मोहम्मद के संपर्क में ये महिला डॉक्टर थी जो फरीदाबाद में रहती थी। सादिया अजहर का पति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हमलों में मारा गया था और उसका बदला लेने के लिए ही ये नया आतंकवादी संगठन बनाया गया है जिसमें सुसाइड हमला करने वाली महिला आतंकवादियों की भर्ती की जाती है। आपको याद होगा ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि जैश ए मोहम्मद का बड़ा नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके कई आतंकवादी मारे गए। उसका जो हेडक्वार्टर था उसे बहुत नुकसान हुआ और उसी का बदला लेने के लिए अब महिला आतंकवादियों की एक अलग ब्रिगेड जैश ए मोहम्मद ने तैयार की है और ये जो महिला डॉक्टर है जो फरीदाबाद में थी वो इसी ब्रिगेड के सीधे संपर्क में थी। पिछले महीने सिर्फ 15 दिनों में ही इस आतंकवादी संगठन में 1500 से ज्यादा महिला आतंकवादियों को भर्ती किया गया है और हो सकता है कि डॉक्टर शाहीन ने भी कई महिलाओं को और कई लोगों को इस आतंकवादी संगठन में भर्ती किया हो। आज डॉक्टर शाहीन की जांच करने के लिए यूपी पुलिस कानपुर पहुंची और डॉक्टर शाहीन वर्ष 2013 में कानपुर के ही एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। कितनी चिंता की बात है कि हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो आतंकवादी निकल रहे हैं। हमारे देश के अस्पतालों में जो लोग डॉक्टर बनकर घूम रहे हैं सफेद कोट पहनकर, वो आतंकवादी निकल रहे हैं। और आज कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कानपुर में डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों से अब पूछताछ चल रही है और कानपुर में ही डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति भी रहते हैं जिनका कहना है कि डॉक्टर शाहीन विदेश जाना चाहती थी और इसी वजह से इन दोनों के बीच तलाक हुआ था। अब इस डॉक्टर के पूर्व पति के बयान को सुनिए। मेरा जो है वो शादी मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसके बाद मेरा कोई उतना कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था और जब से वो गई हैं तब से उनसे मेरा कोई कंटैक्ट नहीं रहा। बेसिकली बात ये थी कि हम चूंकि दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे, तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाए क्योंकि उनके बहुत सारे जो है ऑफर्स आ रहे थे। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा कर दो कि चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। डॉक्टर शाहीन यहाँ पर जेएसपीएम कॉलेज में पढ़ाती थी और उसके बाद वो गायब हो गई और उनके पति से उनका डिवोर्स हो गया। ये सब जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ कौन लोग संपर्क में थे जो उनको सहयोग कर रहे थे। इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं जो हमारे पुलिसिंग के काम में काम आती हैं, जो जानकारियाँ, और उसी के सिलसिले में हम लोगों ने कई लोगों से पूछताछ के लिए उनको थानों पर बुलवाया है। पूछताछ चल रही है। वाइटल जानकारियाँ जो मिली हैं वो हम लोग शेयर करेंगे। तो देखिए ये महिला डॉक्टर, इसकी शादी टूटी और इसके पूर्व पति का कहना है कि ये विदेश जाना चाहती थी। इस समय तक डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल में दक्षिण कश्मीर के 4 डॉक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में एक गांव है जिसका नाम है कोइल। ये पुलवामा के पास गांव है और आतंकवादियों के स्लीपर सेल में सिर्फ इस अकेले गांव के ही 2 डॉक्टर्स हैं। पहला डॉक्टर मुजम्मिल शकील और दूसरा डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी। वही डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी जो उस दिन I-20 कार चला रहा था जिसमें ब्लास्ट हुआ। इस गांव में इन दोनों के घरों के बीच सिर्फ 800 मीटर की दूरी है। तो सोचिए दक्षिण कश्मीर में पुलवामा में एक ऐसा गांव जिसमें 2 डॉक्टर रहते हैं और दोनों आतंकवादी हैं। अब ये सोचकर देखिए कि क्या इस गांव में सिर्फ यही दोनों लोग होंगे जो आतंकवादी हैं? हो सकता है बाकी के लोग भी हों, हो सकता है एक बहुत बड़ा नेटवर्क अभी भी वहां पर मौजूद हो। इस बात की जांच होनी चाहिए।
ये दोनों एक साथ मेडिकल कॉलेज में जाकर डॉक्टर बने और फिर एक साथ ही आतंकवादी बन गए। लेकिन उन मेडिकल कॉलेजेस में क्या सिर्फ ये दोनों ही आतंकवादी बने होंगे? उस गांव में, उस गांव के आसपास इलाके में क्या सिर्फ यही दो लोग हैं, बाकी के लोग नहीं होंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर मुजम्मिल शकील से पूछताछ के बाद इस स्लीपर सेल के एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर और डॉक्टर आदिल के साथ काम करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस डॉक्टर के आतंकवादियों से जुड़े होने की कोई जानकारी थी ही नहीं। यहाँ पर 7-8 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। पहले वो कहीं दिल्ली रोड पे दूसरे हॉस्पिटल में कार्यरत थे और जो उनका व्यवहार था वो विनम्र व्यवहार था सब लोगों से, सब स्टाफ के लिए। कोई ऐसी चीजें या कोई बातें उनसे कभी ऐसी चीज प्रतीत नहीं हुई कि वो इस तरह का कार्य कर सकते हैं। नॉर्मल एक डॉक्टर की तरह वो पेशेंट देखते थे, आते थे, अपना वर्क करते थे और चले जाते थे। कभी इस तरह की चीजें हमें नहीं दिखाई दी। बहुत बड़ी बात है कि पढ़े लिखे और इतने हाईली एजुकेटेड होने के बाद पर्सन इस तरह की चीजें करता है। ये बहुत ही बड़ा एक अपने आप में बदनुमा दाग है। ऐसी ऐसी कहानियां पता चल रही हैं इस आतंकवादी हमले के बाद कि किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता। और आप सोचिए, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे ही आसपास घूम रहे हैं, अस्पतालों में हैं, कॉलेजों में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में हैं। किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें? दिल्ली के पास फरीदाबाद में, सोचिए, दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है जो आतंकवाद की एक नई प्रयोगशाला यानी आतंकवाद का एक नया ठिकाना बन गई है। इसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी और यहीं पर वो अल फलाह मेडिकल कॉलेज भी है जिसके 4 डॉक्टर आतंकवादी बन गए। अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि मानो डॉक्टरों के स्लीपर सेल ने पूरी प्लानिंग इस यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही की होगी। इस यूनिवर्सिटी के 4 डॉक्टर, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 डॉक्टर जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल में शामिल थे। कल्पना करके देखिए, दिल्ली से सिर्फ 25-30 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा शहर है फरीदाबाद, उसमें एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, एक अस्पताल है और वहां के 4 डॉक्टर जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। और इन डॉक्टरों के नाम सुनिए: डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी जो उस गाड़ी में था, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर सज्जाद अहमद। अलग अलग जगह पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनमें कई मीडिया की रिपोर्ट्स भी हैं, उनके मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक मस्जिद भी है जिसके इमाम ने इन डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया, ऐसा आरोप है। और इस इमाम का नाम है मौलवी इश्तियाक और यही इमाम डॉक्टर्स के स्लीपर सेल का मास्टरमाइंड भी हो सकता है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने फरीदाबाद में फतेहपुर तगा गांव में इसी इमाम से एक मकान किराए पर लिया था और उसी मकान में विस्फोटक मिले थे, लगभग 2900 किलो विस्फोटक। और जम्मू कश्मीर पुलिस मौलवी इश्तियाक को गिरफ्तार करके इस समय उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन मौलवी इश्तियाक का परिवार यह कहता है कि उन्हें इन आतंकवादी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो मस्जिद है अल फलाह कॉलेज की, ये वो मस्जिद है, कॉलेज की तरफ से ही वो इमाम है वहाँ पे। अच्छा। तो 20 सालों से वहीं रह रहे हैं और बच्चे भी उसके वहीं रहते हैं। बाकी वैसे हमारा भी आना जाना होता है, हम भी आते जाते हैं, वो भी आता जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं है ऐसा। और हमारे गांव से आज तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं होगी। हमारे किसी खानदान, काका, ताऊ, बाप दादाओं के करीब दौर से किसी भी परिवार में किसी के नाम से कोई ऐसा मामला नहीं है। ना हमारा कोई ऐसा भाई या काका ताऊ का या हमारा और कोई छोटा भाई इस ऐसी चीज से कोई वास्ता नहीं रखते। हम ये मानते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार का एक सदस्य गलत निकल जाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है और उसकी सज़ा परिवार को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि परिवार का कोई दोष नहीं। लेकिन एक तरफ एक थ्योरी ये भी चलती है कि हमने इतने सारे परिवारों के बारे में आपको बताया, उनके बयान सुनवाए, सहयोगियों के भी बयान सुनवाए और सब के सब कहते हैं कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि ये आतंकवादी हैं। परिवार को ऐसा कैसे हो सकता है कि पता ना चले कि उस परिवार में एक आतंकवादी रह रहा है?
जो इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की कुल 200 सीटें हैं और हो सकता है कि मौलवी इश्तियाक ने यहां के दूसरे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का भी ऐसे ही ब्रेन वॉश करके उन्हें भी स्लीपर सेल में शामिल कर लिया हो। क्या गारंटी है कि इतने बड़े अल फलाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 ही डॉक्टरों का ब्रेन वॉश हुआ होगा, 40 का नहीं हुआ होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 का हुआ और बाकी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो वहां सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं उनमें से किसी और का नहीं हुआ होगा? इस बात की जांच करनी होगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपने डॉक्टरों के स्लीपर सेल का सदस्य होने पर आज पहली बार एक औपचारिक बयान दिया है, वो भी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इस यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये सभी डॉक्टर्स इस यूनिवर्सिटी में काम जरूर करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को इसके अलावा इन डॉक्टर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो और इसके अलावा क्या कर रहे थे, यूनिवर्सिटी का उनसे कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वो यहां काम करते थे और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था। इसके अलावा इन डॉक्टरों का यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, इन डॉक्टर्स ने किसी भी तरह का कोई केमिकल या कोई भी विस्फोटक सामान यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं रखा था और इस यूनिवर्सिटी की जो लेबोरेटरीज हैं उनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स ने सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए ही किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे थे कि यूनिवर्सिटी में जो लैब है उसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए भी किया जा रहा था। इन दोनों के बारे में यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा है कि हमारा इन आतंकवादियों से कोई मतलब नहीं है, ना हमें कोई इसके बारे में जानकारी थी और ना ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोचिए, डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद, ये तीनों डॉक्टर्स अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहते थे, यहीं पर काम करते थे और यहीं पर रहते भी थे। 24 घंटे इसी कैंपस में रहते थे। इसका मतलब है कि इन डॉक्टर्स ने इसी कैंपस में हमले की प्लानिंग भी की होगी और विस्फोटक कहां रखना है उसके बारे में भी तैयारी की होगी। इस कैंपस में न जाने कितनी मीटिंग्स हुई होंगी, कितने षड्यंत्र रचे गए होंगे। अब हम कह नहीं सकते कि यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उसे इसकी जानकारी होगी या नहीं, ये तो बाद में जांच में पता चलेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी में 4 आतंकवादी रहते हों और जो बहुत एक्टिवली आतंकवादी हमलों की योजना बना रहे हों, वो यहां मीटिंग ना करते हों, वो यहां इस कैंपस का इस्तेमाल ना करते हों? ऐसा कैसे हो सकता है? और यह भी हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के कई और डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स का भी ऐसे ही ब्रेन वॉश किया गया हो, लेकिन वो अभी पकड़े नहीं गए हैं, या वो बॉर्डर लाइन केस हैं, अभी चुपचाप रह रहे हैं, छुप कर रह रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि उनके मन में भारत के प्रति कितनी नफरत है, किसी को पता नहीं कि उनके दिमाग में एक और आरडीएक्स है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी कहती है कि उन्हें इन डॉक्टर्स या उनके किसी भी दूसरे काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए, एसटीएफ, यूपी की एटीएस, ये सारी फोर्सेस, हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने यहां पर सभी प्रोफेसर्स और छात्रों से पूछताछ की है। एनआईए लाल किले पर हुए धमाकों की जांच भी कर रही है और आज इस टीम ने यूनिवर्सिटी के हर हिस्से की तलाशी ली। यहां के एंट्री रजिस्टर्स की जांच हुई। इससे पहले कल भी यूनिवर्सिटी के कई जूनियर डॉक्टर से पूछताछ की गई थी और अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी में 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो जम्मू कश्मीर से आते हैं और इस यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने तुर्की की यात्रा भी की है। आप जानते हैं तुर्की का बैकग्राउंड क्या है। तुर्की एक ऐसा देश है जिसे आज आप अपना दोस्त तो कम से कम नहीं कह सकते। कुछ महीने पहले इसी गांव से कुछ ग्रेनेड्स भी बरामद हुए थे। फतेहपुर तगा गांव और मेवात का इलाका शुरू से ही इस प्रकार के स्लीपर सेल्स, धर्म परिवर्तन करने वालों और गौ तस्करों का प्रमुख ठिकाना रहा है। एक बदनाम जगह इसे माना जाता है क्योंकि यहां इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और हम लगातार पहले दिन से आपसे कह रहे हैं कि इस बम ब्लास्ट के बाद भारत के अंदर पहली बार व्हाइट कॉलर टेररिज्म दिखाई दिया है, जिसमें अच्छे अच्छे घरों के पढ़े लिखे युवा आतंकवादी बन रहे हैं। इससे पहले गरीब घरों के अशिक्षित और बेरोजगार युवा पैसे के लालच में आतंकवादी बन जाते थे। इन्हें आतंकवादी बनाना आसान था,
पैसे का लालच देकर। लेकिन अब ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, ये कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के लिए भारत के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। वो जो दूसरे लोग थे वो तो समाज में आपके बीच आपको दिखाई नहीं देते थे, लेकिन ये सारे लोग आपके साथ आप ही के समाज में रह रहे हैं। आप इन्हें पढ़े लिखे डॉक्टर समझते हैं, इन्हें इंजीनियर समझते हैं, इन्हें सम्मान देते हैं, इनके साथ इलाज कराते हैं और इनके साथ प्रोफेशनल रिश्ते रखते हैं, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन सा व्यक्ति आतंकवादी निकल आए। इनकी विचारधारा धार्मिक कट्टरवाद पर आधारित है और ये भारत और भारत के लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, भारत से नफरत करते हैं। तो डॉक्टर के भेष में आतंकवादी हैं और इनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में बैठे बड़े बड़े आतंकवादियों के हाथ में है। अब तक स्लीपर सेल के 6 डॉक्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। सोचिए ये कैसी विडंबना है कि एक नहीं 6 डॉक्टर्स, भारत के मेडिकल कॉलेज में पढ़े हुए डॉक्टर्स भारत के ही खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बना रहे हैं। और डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी जो फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था, ये डॉक्टर है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये भी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। डॉक्टर शाहीन शाहिद, एक महिला डॉक्टर जो इसी मेडिकल कॉलेज में काम करती है। जब आप एक महिला डॉक्टर से मिलते हैं तो शक तो होता ही नहीं बिल्कुल। चौथा आतंकवादी डॉक्टर सज्जाद अहमद, ये भी इसी मेडिकल कॉलेज में काम करता है। 5वां डॉक्टर सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है जिसका नाम है डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर। और 6ठा डॉक्टर परवेज अंसारी जो डॉक्टर शाहीन शाहिद का छोटा भाई है। और इन 6 में से 4 डॉक्टर एक ही यूनिवर्सिटी यानी अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। ये जो डॉक्टरों का टेरर मॉड्यूल है, ये आतंकवाद का नया फुटप्रिंट है जिसमें सिर्फ व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे परिवारों से आते हैं। अब आतंकवादी सिर्फ सीमा पार से नहीं आ रहे, बल्कि ये आतंकवादी जो हैं, इनका एक नया भौगोलिक और सामाजिक विस्तार हो रहा है। इस पूरे मॉड्यूल के जरिए देश के अंदर से ही हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, अच्छे अच्छे घरों के लोग जो हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छे घरों के सम्मानजनक लोग लगते हैं, उनका एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा था और देश भर से प्रोफेशनल्स की भर्ती की जा रही थी। ये एक पैन इंडिया नेटवर्क था, पूरे देश में फैला हुआ, जो पुलवामा, कुलगाम, फरीदाबाद और दिल्ली के बीच एक्टिव था। ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता था और इस मॉड्यूल की कमान डॉक्टरों के पास थी जो आतंक के इस इंटेलेक्चुअल फ्रंट के तौर पर काम करते थे। इसका पूरा कंट्रोल डॉक्टर्स इसलिए संभाल रहे थे जिससे किसी को भी इस नेटवर्क पर शक ना हो। इस टेरर मॉड्यूल का पता लगाने में जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम भी है जिसे इन डॉक्टरों से हमदर्दी है, जो इन्हें बचाने के लिए आ जाएगा। जब इन डॉक्टरों के ऊपर मुकदमे चलेंगे तो इनके लिए महंगे महंगे वकील किए जाएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी ताकत लगा देंगे कि इन डॉक्टरों के ऊपर कोई भी आरोप साबित ना हो। लाखों करोड़ों रुपए के महंगे वकील किए जाएंगे, करोड़ों रुपया इनके लीगल केसेस पर खर्च किया जाएगा। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस पूरे मामले में अपनी पुलिस की तारीफ करने के बजाय अपनी पुलिस की जांच पर ही शक कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं उम्मीद करती हूं कि इसका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। जो दिल्ली में हुआ, हम उस गम में आपसे ज्यादा हम उस तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत नजदीक से देखा और बहुत सालों से देखा है। आपसे गुजारिश है, एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी पे, जिस तरह एक डॉक्टर के बाप, उसका क्या कसूर है, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसको धक्के घसीटा जा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है। अभी तो खाली जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तो शक की बुनियाद पे आप माँ बाप भाई बहन को पकड़ के ले जा रहे हो, उनको घसीट रहे हो,
मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तकलीफ समझते हैं आपकी। यहां एक बात महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को भी समझनी चाहिए कि आतंकवाद के इतने बड़े मॉड्यूल की जांच में आरोपी के परिवार के लोग भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। उनसे पूछताछ तो करनी ही पड़ती है। परिवार के सदस्यों के पास फोन रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी होते हैं जो आरोपियों से जुड़े होते हैं। कई बार परिवार के सदस्यों के डीएनए का इस्तेमाल भी घटनाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसलिए पुलिस की जांच पर सवाल उठाने की बजाय पुलिस पर भरोसा किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में परिवार के लोगों से पूछताछ होती है, सहयोगियों से पूछताछ होती है, अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ होती है, जो उनके दोस्त होते हैं उनसे भी पूछताछ होती है, वरना जानकारियां कहां से आएंगी। लेकिन ऐसे में इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए, उसे भटकाने के लिए फिर यह आरोप लगाए जाने शुरू हो जाते हैं कि देखिए परिवार को परेशान किया जा रहा है, जो बेकसूर लोग हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। हमें एक बात समझनी होगी कि आज हम आजादी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन यह आजादी अगर बची ही नहीं तो आप किस आजादी की बात करेंगे? सबसे पहले उस आजादी को बचाना जरूरी है, सबसे पहले उस देश को बचाना जरूरी है। और जो देश इस तरह के क्राइसिस से गुजरते हैं वहां पर अपने नागरिकों को कुछ समय के लिए अपने मानव अधिकारों को कई बार भूलना भी पड़ता है। इजराइल जैसे देशों को आप देखिए, वो कब से संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं। अब तो वहां के लोगों को आदत पड़ चुकी है कि कैसे अपनी रक्षा करनी है और कैसे अपने देश के साथ खड़े रहना है। इसलिए ये एक देश की चुनौती है, एक राष्ट्र की चुनौती है। ये किसी एक सरकार की चुनौती नहीं है, किसी एक पार्टी की चुनौती नहीं है, किसी एक शहर, किसी एक धर्म के लोगों की चुनौती नहीं है। ये देश की चुनौती है और इस देश में जो भी रहता है उसे अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन में, अपने सुखों में, अपनी खुशियों में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो कई बार वो भी करना पड़ेगा देश के लिए। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान अपनी राजधानी इस्लामाबाद में एक नए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आप सोचिए, ये एक मजाक की तरह है। हम पिछले कितने दशकों में यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान भारत में लगातार आतंकवादी भेजता है, लहूलुहान हमें करता है, हमारे यहां जो हमले होते हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। लेकिन अब एक नया मजाक, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा जब पाकिस्तान ये कहेगा कि वहां होने वाले हमलों में भारत का हाथ है। कल यानी 11 नवंबर को इस्लामाबाद में एक कार में बम धमाका हुआ जिसमें 12 लोग मारे गए और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले के लिए भारत पर आरोप लगाए हैं। सोचिए, अब उल्टी गंगा बह रही है। अब तक तो भारत में होने वाले आतंकवादी हमले और धमाकों में पाकिस्तान के आतंकवादियों और खुफिया एजेंसियों का नाम आता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में जैसे ही कोई हमला होता है वो तुरंत भारत पर आरोप लगाते हैं। ये उल्टी गंगा बह रही है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ही एक आतंकवादी संगठन ने ली है जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान के तालिबान का सहयोगी संगठन है। पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान को पाकिस्तान ने ही पैसा दिया, हथियार दिया, ट्रेनिंग दी, पाल पोस कर बड़ा किया। आज वही तालिबान पाकिस्तान के पीछे लगा है। अब आप जैश-ए मोहम्मद के इस पोस्टर को ध्यान के आतंकवादी नेटवर्क का सबसे पहले खुलासा हुआ था। तो कैसे पोस्टर की जांच करते करते हम असली आतंकवादियों तक पहुंच गए, यह बड़ी दिलचस्प कहानी है। जम्मू कश्मीर की पुलिस इस पोस्टर से पहले अल फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क तक पहुंच गई। डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद का यह पोस्टर लगाया था। इस तरह के पोस्टर जब लगने लगे तो पुलिस ने उसकी जांच की कि यह पोस्टर लगा कौन रहा है और यह जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स हैं। पुलिस ने जांच की, सीसीटीवी वीडियोस देखे और उसमें उन्हें डॉक्टर मुजम्मिल दिखाई दिया जो ये पोस्टर लगा रहा था। ये कहानी कुछ ऐसी है मानो छपा पोस्टर और निकले आतंकवादी और डॉक्टर, और ये पूरी कहानी किसी वेब सीरीज की तरह है। तो आप देखिए
कि शुरुआत हुई थी इन पोस्टर्स से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करनी शुरू की कि ये पोस्टर्स कौन लगा रहा है। उसके बाद ये डॉक्टर दिखाई दिया, फिर इस डॉक्टर के पीछे गए, फिर इसे अरेस्ट किया, फिर इससे पूछताछ की और उसके बाद ये डॉक्टरों का जो पूरा नेटवर्क था आतंकवादियों का, उसकी परतें खुलती चली गईं और जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद तक पहुंच गई। जो कहानी एक पोस्टर से शुरू हुई थी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, हम उन्हें बहुत मामूली सी घटना मानकर छोड़ देते हैं, कभी उन पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन उन घटनाओं के पीछे कई बार बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, उन घटनाओं के पीछे कई बहुत खतरनाक इरादे होते हैं। इस कहानी से आपको ये पता चलता है। इसलिए आप हमेशा चौकन्ने रहिए। अगर आपको अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहिए, आपके आसपास आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिस पर आपको शक होता है, तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। अब आतंकवाद के बाद उस फैसले की चर्चा करते हैं जिसके बारे में पूरे देश में बात हो रही है। दिल्ली के पास नोएडा के निठारी